चीन की एक कंपनी समंदर की गहराई में एक नई दुनिया खोजने पर रिसर्च कर रही थी। कंपनी के मालिक मिस्टर जांग को इस रिसर्च के लिए एक मॉरिस नामक अमेरिकन बिलियनियर फंड करता था। उनकी टीम ने समंदर की सतह पर एक नई दुनिया का दरवाजा ढूंढ लिया था। जांग उसे अपनी बेटी सुइन से मिलाता है, जो यहाँ की चीफ मरीन बायोलॉजिस्ट थी। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम उसने मेंग रखा था। उन्होंने इस रिसर्च स्टेशन माना के अंदर विशालकाय भेल भी पाल रखी थी। यह अद्भुत नजारा देख मॉरिस को बहुत खुशी हुई और वह बोलने पर मजबूर हो गया कि उसने सही जगह पर पैसा लगाया है। डॉक्टर हेलर, जो पिछले मिशन में मरते मरते बचा था, यहाँ का मेडिकल ऑफिसर था। समंदर की गहराई में उनकी मिशन पायलट लॉरी टेलर उस नई दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी थी। वे लगभग समंदर की सतह से 11,000 मीटर नीचे जा चुके थे। अब वैसे तो 1987 से आज तक पूरी दुनिया मारियाना ट्रेंच को समंदर की सबसे गहरी जगह मानती रही है, लेकिन हो सकता है कि आज वह इस इतिहास को बदल दे। ऐसा माना जा रहा था कि उनकी खोजी गई जगह बर्फ नहीं बल्कि हाइड्रोजन सल्फाइड की लेयर हो सकती है। इसी बातचीत के दौरान लॉरी वहां पहुंच गई। उसके साथी टोशी और बॉल दोनों काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। मैनेजिंग रिसर्चर मैक का आदेश मिलते ही वे बादल जैसी दिखने वाली लेयर के अंदर प्रवेश कर गए। उनका अनुमान बिल्कुल सही साबित हुआ। उन बादलों के नीचे अंधेरे में छिपी एक अनजानी दुनिया थी, एक ऐसा रहस्यमयी अंडरवाटर इकोसिस्टम जहां जीवन के नियम अलग थे। रिसर्च सेंटर में खुशी की लहर दौड़ गई। इस खोज से वे अंधा पैसा कमा सकते थे। जैसे ही वॉल ने लाइटें जलाई, अंदर के जीवों को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने तुरंत जांच पड़ताल के लिए रोवर नीचे उतारा, लेकिन कुछ ही दूर जाते ही किसी रहस्यमयी जीव ने रोवर को ऐसी टक्कर मारी कि उसका पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया। खतरे को भांपते हुए माना कि लीड इंजीनियर जैक्स ने तुरंत वहां से पीछे हटने का आदेश दिया। वे पीछे तो हट गए, लेकिन वह जीव हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गया। तभी उन्हें अपना वह रोवर दिखा जिसे उस जीव ने तहस नहस कर दिया था। यह साफ था कि अब उनकी बारी थी। अगले ही पल उस जीव ने उनकी सबमरीन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। रिसर्च स्टेशन के अंदर मायूसी छा गई, क्योंकि वे बेबस होकर केवल उनकी चीखें ही सुन सकते थे। फिर अचानक सबमरीन से संपर्क पूरी तरह टूट गया। मैनेजिंग रिसर्चर मैक ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। डॉक्टर के मुताबिक फंसे हुए लोगों के पास केवल 18 घंटे की ऑक्सीजन बची थी। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इतने कम समय में उन्हें बचाया कैसे जाए, जबकि टीम 6 मील गहरे पानी में फंसी थी। आज तक कोई भी इतनी गहराई में रेस्क्यू मिशन पर नहीं गया था। तभी मैक ने जोनस और उसके 2 साथियों का नाम लिया। ये सुनते ही डॉक्टर हेलर भड़क उठे और बोले, उसका नाम भी मत लेना। वह पियक्कड़ थाईलैंड की गलियों में शराब पीकर पड़ा रहता है। उसने पहले भी अपने साथियों के साथ डॉक्टर हेलर के 8 क्रू मेंबर को मरने के लिए छोड़ दिया था। हेलर उसे कातिल मानते थे, लेकिन कड़वी सच्चाई यह भी थी कि पिछली बार जोनस ने ही डॉक्टर और उनके 10 साथियों की जान बचाई थी। केवल वही ऐसा शख्स था जिसमें इतनी गहराई में जाने का जिगरा था। बिना वक्त बर्बाद किए जांग और मैक हेलीकॉप्टर से थाईलैंड के लिए रवाना हो गए। दूसरी तरफ थाईलैंड के एक बीच बार में जोनस सचमुच एक पियक्कड़ की तरह पड़ा हुआ। उसके पास एक पुरानी कबाड़ बोट थी जिसे किराए पर चलाकर वह अपना गुजारा करता था। बोट की हालत इतनी खस्ता थी कि किराएदार उसे आए दिन गालियां देते और कहते, अगर तुमने यह नाव ठीक नहीं करवाई तो एक दिन हम सब डूब मरेंगे। लेकिन जोनस इन बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता था। उसकी जिंदगी जैसे तैसे मस्त कट रही थी। तभी उसे बाजार के किनारे एक हेलीकॉप्टर दिखा। जोनस को समझते देर नहीं लगी कि वे लोग उसी की तलाश में आए हैं। मैक और जोनस पुराने साथी थे और एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, लेकिन डॉक्टर जांग से उसकी यह पहली मुलाकात थी। इससे पहले कि वे दोनों अपनी समस्या बताते, जोनस ने किसी भी तरह के काम के लिए साफ मना कर दिया। तभी मैक ने उसे आज सुबह हुई घटना की वह रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसमें लॉरी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, यहाँ नीचे कोई विशालकाय जीव है। जोनस सही था। वह आवाज जोन्स की पूर्व पत्नी लॉरी की थी, जो अपने क्रू के साथ समुद्र की सतह से 11,000 मीटर नीचे फंसी हुई थी। जंग उन्हें बचाने में बेबस था, क्योंकि उसके पास इतनी गहराई में उतरने वाले गोताखोर नहीं थे। अपनी पत्नी की जान खतरे में देख आखिरकार जोन्स का दिल पिघल गया। इधर समंदर की गहराई में सबमरीन एक घायल पक्षी की तरह तल पर पड़ी थी। अंदर धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही थी। हीटर को फिर से चालू करने के लिए वॉल घंटों से पावर सोर्स ठीक करने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और पावर वापस आ गई। हीटर और कंप्यूटर दोनों चालू हो गए, लेकिन सबमरीन अब भी चलने की स्थिति में नहीं थी। अब उनकी आखिरी उम्मीद बैलास्ट टैंक्स पर टिकी थी। अगर वे किसी तरह ठीक हो जाते तो सबमरीन संतुलित होकर अपने आप ही ऊपर की ओर उठने लगती। दूसरी तरफ तोशी इस सन्नाटे में अपनी पत्नी और बच्चों के नाम आखिरी खत लिखने में मशगूल था। उसे डर था कि अगर वे यहाँ से जिंदा नहीं निकले तो कम से कम यह चिट्ठी उसके परिवार तक पहुंच जाए। वॉल उसे दिलासा देते हुए कहता है, हिम्मत मत हार दोस्त, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम इस मुश्किल से सुरक्षित बाहर जरूर निकलेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेन लाइट चालू की, वह विशालकाय जीव दोबारा सबमरीन पर टूट पड़ा। उस भयानक झटके के कारण एक स्क्रू ड्राइवर सीधा लॉरी के पेट में जा घुसा। दर्द से कराहते हुए उसने तुरंत सभी लाइटें बंद करने का आदेश दिया। दूसरी तरफ जैक्स को सबमरीन के और ज्यादा डैमेज होने की खबर मिल चुकी थी। इस ताजा हमले की वजह से उनका ऑक्सीजन टैंक लीक होने लगा था। अब उनके पास केवल 2 या 3 घंटे का ही समय बचा था। यह सुनते ही जांग की बेटी सुइन ने तुरंत अंदर जाने का फैसला किया। उसकी योजना थी कि वह एक ग्लाइडर लेकर नीचे जाएगी और सबमरीन को उससे बांधकर ऊपर खींच लाएगी। स्टेशन पर मौजूद कोई भी उसकी बात काटने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि मैक और जांग की गैर मौजूदगी में वही इंचार्ज थी। नीचे जाने से पहले सुइन अपनी बेटी से मिली, क्योंकि मन में कहीं न कहीं यह डर था कि शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। उसके ग्लाइडर लेकर पानी में उतरने के कुछ ही देर बाद जोनस वहां पहुंच गया। तभी झेंग को पता चला कि उनकी बेटी अकेले ही टीम को बचाने निकल चुकी है। चिंता और बढ़ गई। जोनस की तुरंत मेडिकल जांच की गई और उसे रेस्क्यू सबमरीन में भेज दिया गया। जैसे ही जोन्स गहराई में उतरना शुरू किया, उसकी रफ्तार देख डॉक्टर झांग हैरान रह गए। असल में जोन्स ने खुद को गर्म और जिंदा रखने वाले लाइफ सपोर्ट सिस्टम की पावर को काटकर उसे मोटर में डाइवर्ट कर दिया था। अत्यधिक दबाव और ठंड के कारण उसका ब्लड प्रेशर लगातार गिर रहा था। डॉक्टर हेलर को डर था कि वह किसी भी पल बेहोश हो सकता है, लेकिन जोन्स ने 2 टूक कह दिया कि वह अपनी स्पीड कम नहीं करेगा। इधर सुइन सफलतापूर्वक हाइड्रोजन सल्फाइड की परत को पार कर चुकी थी। मैक ने उसे रेडियो पर बताया कि एक प्रोफेशनल रेस्क्यू सबमरीन निकल चुकी है और उसे अब जोखिम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुइन ने भी पीछे हटने से साफ मना कर दिया। अब तक लॉरी के जख्म की मरहम पट्टी की जा चुकी थी। इस बीच
बीच उन्होंने सिग्नल भेजने के उपकरणों के अलावा सब कुछ बंद कर दिया था। यही वजह थी कि सुइन ने उनके सिग्नल का पीछा करते हुए उन्हें जल्द ही ढूंढ लिया। वह उनके और करीब पहुंची ताकि मैग्नेटिक हुक फायर करके सबमरीन को टो कर सके, लेकिन हुक फायर करने से ठीक पहले उस रहस्यमयी जीव ने ग्लाइडर को जोरदार टक्कर मारी। इससे पहले कि सुइन कुछ समझ पाती, एक विशालकाय ऑक्टोपस ने उसके ग्लाइडर को चारों तरफ से जकड़ लिया। उसके भयानक दबाव से ग्लाइडर के टूटने जैसी स्थिति हो गई। सिस्टम लगातार वार्निंग देने लगा। वे सब बेबस थे और चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। तभी अचानक वह ऑक्टोपस किसी अनजाने डर से ग्लाइडर को छोड़कर भाग खड़ा हुआ और तभी पहली बार वह विशालकाय जीव सामने आया। उस अंधेरी दुनिया के कोने में छिपा अब तक का सबसे खूंखार शिकारी मेगलोडॉन, प्राचीन काल की एक ऐसी विशालकाय शार्क जो लाखों साल पहले समुद्र पर राज करती थी। पूरी दुनिया मानती थी कि यह प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, लेकिन आज इतिहास बदलने वाला था। चूंकि वे जीव रोशनी की ओर आकर्षित होते थे, इसलिए जोनस ने स्वयं से संपर्क साधने के अलावा बाकी सभी सिस्टम तुरंत बंद करने को कहा। लेकिन स्वयं का सिस्टम पूरी तरह हैंग हो चुका था और वह चाहकर भी लाइटें बंद नहीं कर पा रही थी। स्थिति को हाथ से निकलता देख आखिरकार जोनस ने फ्लेयर चलाकर मैग को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। स्वयं की जान तो बच गई, लेकिन अब वह चाहकर भी टीम की मदद नहीं कर सकती थी। उसका ग्लाइडर बुरी तरह डैमेज हो चुका था। जोन्स की सलाह मानकर वह भारी मन से वापस लौट गई। इसके बाद जोनस ने अपनी सबमरीन को लारी की सबमरीन से जोड़ा और एक एक करके सबको ऊपर खींचने लगा। तभी वह विशालकाय मैग दोबारा उनकी तरफ तेजी से आती दिखी। स्थिति इतनी गंभीर थी कि अगर शार्क उनसे टकराती तो उनका बचना नामुमकिन था। तोशी ने झट से अपना आखिरी खत वॉल की जेब में डाल दिया और खुद को नीचे वाली सबमरीन में ही कैद कर लिया। मजबूरन जोनस को उसे छोड़कर ही अपनी सबमरीन को अलग करना पड़ा। तोशी ने अपनी सबमरीन की सारी लाइटें जला दी। मेगलोडॉन पूरी तरह तोशी की रोशनी की ओर गया, जिसकी बदौलत बाकी लोग सुरक्षित बच निकले। किसी ने सही ही कहा है, मुश्किल फैसले लेने के लिए मजबूत कलेजा चाहिए। तोशी ने अपने साथियों की जिंदगी के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। जैसे ही वे सुरक्षित ऊपर वापस आए, सोइन ने जोनस पर ताने कसना शुरू कर दिया। उसे लगा कि जोनस ने अपनी जान बचाने के लिए जानबूझकर तोशी को मरने के लिए छोड़ दिया। जोनस ने दो टूक जवाब दिया, मैंने उसे मौत के मुंह में नहीं धकेला। तोशी की जान तुम लोगों के फैसलों ने ली है। सालों पहले जब जोनस ने इस काम को करने से मना किया था, तब किसी ने उसकी बात नहीं मानी थी, लेकिन आज डॉक्टर हेलर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि जोन्स उस वक्त भी सही था। उन्होंने बिना किसी झिझक के उससे माफी मांग ली। थोड़ी ही देर में सुइन का गुस्सा भी शांत हुआ और उसकी अक्ल ठिकाने आ गई। उसने हीट ऑफ द मोमेंट में जो भी बुरा भला जोन्स को कहा था, उसके लिए उसने दिल से माफी मांगी। जोन्स ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन इसी बीच सुइन की नजर जोन्स की शानदार फिजिक पर पड़ी। वह उसे देखती रह गई। कमरे से बाहर निकलने के बाद भी वह बार बार मुड़कर जोन्स को देख रही थी। मैक ने उसकी यह चोरी पकड़ ली और चुटकी लेते हुए कहा, वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, जोन्स और लॉरी की शादी एक साल भी नहीं टिकी थी। उसके कहने का साफ मतलब था कि सुइन के लिए रास्ता एकदम साफ है। स्टेशन पर अब इस नई खोज को बंद करने या उससे भारी मुनाफा कमाने को लेकर बहस छिड़ गई। जोनस ने दो टुक शब्दों में चेतावनी दी, अगर दोबारा कोई उस गहराई में जाने की बेवकूफी करेगा तो मुझे बचाने के लिए मत बुलाना। दूसरी तरफ छोटी मेइंग अकेले खेल रही थी। तभी उसकी नजर कांच के बाहर उस विशालकाय मैग पर पड़ी। शिकारी शार्क ने बिना वक्त गंवाए उसे निगलने के लिए हमला कर दिया। डर के मारे मेइंग की चीख निकल गई। शार्क की जोरदार टक्कर से पूरा स्टेशन डगमगा गया। चीख सुनकर जब सभी लोग भागकर उस ओर पहुंचे तो नजारा देख दंग रह गए। मजबूत शीशे की दीवार पर मेगलोडॉन के विशालकाय दांतों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वह दैत्य अब उनके दरवाजे तक पहुंच चुका था। अगले ही पल उस दैत्य ने एक विशाल भेल का शिकार कर लिया। खतरे को देखते हुए इंजीनियरों ने तुरंत स्टेशन की बाहरी लाइटें बंद कर दी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैग उस बर्फीली ठंडी परत को पार करके ऊपर कैसे आ गई। जैक ने डेटा चेक किया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। जब जोनस की सबमरीन उस ठंडी परत से बाहर निकल रही थी तो घर्षण और इंजन की गर्मी के कारण उस रास्ते का तापमान कुछ देर के लिए 25 डिग्री तक बढ़ गया था। उसी गर्म पानी के गलियारे का पीछा करते हुए वह मैग ऊपर आ गई। राहत की बात बस इतनी थी कि वह रास्ता अब दोबारा अपने सामान्य तापमान पर लौट चुका था, जिसका मतलब था कि अब नीचे से कोई और विशालकाय जीव ऊपर नहीं आ सकता। अब सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि उस एक मेघा को कैसे रोका जाए। तभी यहाँ से 20 मील दूर एक नाव के हताहत होने की खबर मिली। अगले ही पल एक एक करके 3 नावें तबाह हो गई। मानव वन की टीम तुरंत उसे रोकने के लिए निकल पड़ी। जल्द ही उन्हें मछुआरों की एक तहस नहस हो चुकी नाव मिली। जो शिकारी मछली का शिकार करने आए थे वे खुद मेघ का खुराक बन चुके थे। वह खूंखार शार्क अब भी कुछ ही दूरी पर मंडरा रही थी। टीम के पास शार्क केज और स्पीयर गन तो थी, जिससे वे मेगालोडन के मुंह में झर इंजेक्ट कर सकते थे, लेकिन केज को तैयार करने में कम से कम 20 मिनट का समय लगना था। तब तक शार्क उनकी पहुंच से दूर जा सकती थी। मॉरिस ने सुझाव दिया कि वे शार्क की पूंछ में ट्रैकर लगाकर उसे ट्रैक कर सकते हैं। मुश्किल यह थी कि राइफल की मारक क्षमता सिर्फ 100 मीटर थी। अगर वे अपनी नाव लेकर उसके ज्यादा करीब जाते तो वह भी बाकी नावों की तरह तबाह हो सकती थी। एकमात्र रास्ता यह था कि किसी को पानी में उतरकर उसके करीब जाना होगा, लेकिन इतना बड़ा जोखिम लेने के लिए कोई भी राजी नहीं हो रहा था। मुझे तैरना नहीं आता। आखिरकार जोनस अपनी कमर में इलेक्ट्रिक विंच की रस्सी बांधकर पानी में उतर गया। बिना किसी शोर शराबे के वह मेघ के बिल्कुल करीब पहुंचा, लेकिन तभी वह विशालकाय जीव पानी की गहराई में ओझल हो गया। थोड़ा समय लगा, पर जोनस ने सटीक निशाना साधकर ट्रैकर को उसकी पूंछ में शूट कर दिया। काम होते ही टीम ने तुरंत इलेक्ट्रिक विंच स्टार्ट कर दी, जिसकी तेज रफ्तार से पानी में हलचल होने लगी। मेघ ने जोन्स को देख लिया और अपना विशालकाय मुंह खोलकर उसके पीछे पड़ गई। मैक ने बोट की रफ्तार फुल कर दी। समंदर के अंदर मौत और जिंदगी के बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया। इससे पहले कि मैक जोन्स को अपना निवाला बना पाती, वह फुर्ती से छलांग लगाकर बोट पर सुरक्षित लौट आया। मैक वापस गहरे पानी में लौट गई। इसके बाद टीम एक शांत इलाके में पहुंची और केज तैयार करना शुरू किया। यह केज पॉलीकार्बोनेट की अत्यधिक मजबूत धातु से बना था। जैक्स को पूरा भरोसा था कि मेघ इसे क्रैक भी नहीं कर सकती। इस बार मेघ का सामना करने के लिए खुद स्वयं तैयार हुई। उसकी योजना सीधी थी, उसे बस केज के सुरक्षित घेरे में रहकर मेघ को वह जहरीली सुई चुभोनी थी। जोनस ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि उसकी जगह वो चला जाता है, लेकिन स्वयं अपनी जिद पर अड़ी रही। वैसे भी वह एक अनुभवी डाइवर थी और पहले भी कई बार शार्क केज
के साथ समुद्र की गहराइयों में जा चुकी थी। जैसे ही सुइन गहराई में उतरी, वॉल ने चारे के तौर पर कुछ ताजा मछलियां पानी में फेंक दी। देखते ही देखते वहां 7-8 फुट की छोटी शार्कों का जमावड़ा लग गया। लेकिन जैसे ही उन्हें मैग के आने की भनक लगी, वे छोटी शार्कें दुम दबाकर भाग निकली। ट्रैकर साफ दिखा रहा था कि मेग तेजी से सुइन की ओर बढ़ रही है। सुइन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन धुंधले पानी में कुछ नहीं दिखा। दिखता भी कैसे? मैग ने अचानक नीचे से आकर केज को जोरदार टक्कर मारी। राहत की बात यह थी कि केज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सुइन ने खुद को संभाला और जैसे ही मेगालोडन की आंख पर निशाना साधा, वह फुर्ती से ओझल हो गई। वह विशालकाय शार्क दोबारा घूमकर आई और इस बार उसने पूरे केज को अपने जबड़ों में जकड़ लिया। वह इतनी शक्तिशाली थी कि केज के साथ साथ पूरी बोट को ही खींचने लगी। उसके प्रचंड दबाव से क्रेन मुड़कर डेक पर गिर पड़ी, जिससे वहां मौजूद लोग बाल बाल बचे। इसी घमाघमी के बीच सुइन मैग को झर का इंजेक्शन देने में कामयाब रही, लेकिन सुई चुभते ही मैग आपे से बाहर हो गई और गुस्से में पूरे केज को ही निगलने की कोशिश करने लगी। सुइन अब उस केज के अंदर बुरी तरह फंस चुकी थी और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जोन्स उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा। इससे पहले कि वह वायर पकड़कर सुइन तक पहुंचता, मैग पागलों की तरह गोल गोल घूमने लगी। बोट का संतुलन पूरी तरह बिगड़ा और जैक्स क्रेन से टकराकर सीधे पानी में जा गिरी। अब मैग ने केज को छोड़ दिया और जैक्स को अपना निवाला बनाने के लिए उसकी ओर बढ़ी। इससे पहले कि वह उसे दबोच पाती, मॉरिस ने फुर्ती दिखाते हुए जैक्स को बोट पर वापस खींच लिया। इधर सुइन का ऑक्सीजन मास्क टूट चुका था। ठीक एन वक्त पर जोनस वहां पहुंचा और केज खोलने की कोशिश करने लगा। इससे पहले कि दरवाजा खुलता, भारी भरकम क्रेन टूटकर पानी में गिर पड़ी। अब खतरा यह था कि वह वजनदार क्रेन केज के साथ सुइन को भी समुद्र की गहराइयों में ले डूबेगी। टीम ने शार्क का ध्यान भटकाने के लिए दूसरे क्रेन से चारा डाला। इसी बीच जोन्स ने समय रहते केज का लॉक खोलकर सुइन को बाहर निकाल लिया। तभी वह मैग चारा निगलकर वापस उनके पीछे पड़ गई। बोट के किनारे खड़ा वॉल पानी की भीषण हलचल से अपना संतुलन खो बैठा और समुद्र में गिर गया। मैग जोन्स और सुइन को निगलने ही वाली थी कि तभी उसका शरीर क्रेन के हुक में बुरी तरह फंस गया। कुछ ही क्षणों में जहर ने अपना पूरा असर दिखाया और वह विशालकाय दैत्य हमेशा के लिए शांत हो गया। उधर सुइन भी ऑक्सीजन के अभाव में बेहोश हो चुकी थी। उसे तुरंत ऊपर लाकर प्राथमिक उपचार दिया गया और उसकी जान बचा ली गई। इस हैरतअंगेज कारनामे के बाद सुइन तो जोन्स की कायल ही हो गई। टीम ने मरी हुई मैग को बोट पर खींच लिया था और सब अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। वॉल उस मरे हुए मॉन्स्टर के साथ मजाक मस्ती करते हुए फोटो खिंचवा रहा था। तभी मजाक में उसे शार्क से डराकर पानी में गिरा दिया गया, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह मजाक कितना भारी पड़ने वाला है। उस मर चुकी शार्क से भी ज्यादा विशालकाय मेगालोडन पानी की सतह को चीरते हुए बाहर निकली और एक झटके में वॉल को जिंदा निकल गई। उसने मरी हुई शार्क पर भी हमला कर दिया। उस दैत्य के भारी भरकम वजन और झटके से उनकी बोट पलट गई। अचानक हुई इस तबाही से सब पानी में गिर गए और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर हाथ पांव मारने लगे। इस आपाधापी में जंग को गहरी अंदरूनी चोटें आईं और वह तैरने में पूरी तरह असमर्थ हो गया। तभी जोनस ने फुर्ती दिखाई, उसे ढूंढ निकाला और सहारा देकर पलटी हुई बोट के ऊपर ले आया। दूसरी तरफ डॉक्टर हेलर और जैक्स लहरों के बहाव के कारण बोट से काफी दूर निकल चुके थे। वह खूंखार शार्क उनके बिल्कुल करीब मंडरा रही थी। जैक्स उम्मीद खो चुकी थी। उसे यकीन था कि बोट तक पहुंचने से पहले ही शार्क उन्हें चीर डालेगी। तभी डॉक्टर हेलर ने एक फैसला लिया। उन्होंने जैक्स को बचाने के लिए शोर मचाकर शार्क को अपनी ओर आकर्षित किया। पलक झपकते ही शार्क उन्हें निगल गई, लेकिन उनके इस बलिदान की बदौलत जैक्स की जान बच गई। मॉरिस ने सैटेलाइट फोन के जरिए मदद तो बुला ली थी, लेकिन बोट अब धीरे धीरे डूबने लगी थी। मैग खतरे को पहले ही भांप चुका था। वह सबसे पहले लाइफ बोट तक पहुंच गया। किसी तरह बाकी बचे हुए लोग लाइफ बोट में सवार होकर वहां से निकलने में कामयाब रहे, लेकिन खूंखार मैग अभी भी उनके पीछे पड़ी थी। उनके और मौत के बीच बस चंद सेकंड का फासला बचा था कि तभी बचाव दल का हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गया। उन्होंने शार्क पर ट्रैकर लगाया और उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमलों से घबराकर मैग गोता लगाते हुए समंदर की गहराइयों में उछल हो गई। वे लोग रिसर्च स्टेशन के करीब पहुंच ही रहे थे, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही जंग ने दम तोड़ दिया। स्टेशन पहुंचते ही मॉरिस ने पूरी घटना की जानकारी चाइनीज गवर्नमेंट को दे दी। अब उस विशालकाय जीव को खत्म करने की पूरी जिम्मेदारी सरकार के कंधों पर थी। यह सब बताकर मॉरिस उसी रात वहां से निकल गया, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। वह माना वन की टीम को चकमा देकर खुद अकेले ही मेघ का शिकार करने निकल पड़ा था। उसके भाड़े के सैनिक उसका साथ दे रहे थे, जो मेघ को बम से उड़ाने की तैयारी में थे। जल्द ही उन्हें पानी में हलचल दिखी और उन्होंने निशाना साधकर बम धमाका कर दिया। उन्हें लगा कि काम तमाम हो गया, लेकिन पास जाने पर पता चला कि उन्होंने गलती से एक व्हेल को मार गिराया था। असली मेघ वहीं आसपास मंडरा रही थी। उसे देखते ही मॉरिस के डरपोक साथी बोट को पूरी रफ्तार से भगा ले गए। मॉरिस पानी में गिर पड़ा। वह विशालकाय मेघ का निवाला बन गया। अगली सुबह स्टेशन छोड़ने की तैयारी करते हुए मैक ने अपने सारे सूत्रों से बात किया। मैक को जब असलियत का पता चला तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। चाइनीज गवर्नमेंट को मैक के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वे इसे महज एक मजाक समझ रहे थे। अब टीम को समझ आ गया कि इस खोज को गोपनीय रखने के लिए मॉरिस उसे खुद मारना चाहता था, लेकिन उसकी नाकामी और देरी का मतलब था हजारों बेगुनाह लोगों की मौत। मॉरिस से अब कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। वक्त की नजाकत को देखते हुए जोनस ने तुरंत टीम बनाई और वे मेघ को खत्म करने के लिए निकल पड़े। ट्रैकर के अनुसार वह खूंखार शार्क सान्या बे की ओर बढ़ रही थी, जहां का बीच हमेशा पर्यटकों से खचाखच भरा रहता है। अनुमान था कि शार्क महज 20 मिनट में वहां पहुंच जाएगी, जबकि टीम का इतनी जल्दी वहां पहुंचना नामुमकिन था। तभी सुइन ने एक मास्टर प्लान बनाया। वे दूर से ही व्हेल की आवाज निकालकर उसे अपनी ओर आकर्षित करेंगे और फिर उसे कम गहराई वाले इलाके में ले जाकर मौत के घाट उतार देंगे। दूसरी तरफ सन्या बे के बीच पर लोग बेखौफ होकर समंदर का आनंद ले रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मौत उनके कितने करीब है। जैसे ही उस दैत्य ने पहली दस्तक दी, वहां हाहाकार मच गया। देखते ही देखते कई लोग उस खूंखार शिकारी का निवाला बन गए। तबाही और भी भयानक हो सकती थी, लेकिन तभी मेघ को व्हेल की आवाज सुनाई दी और वह अपना शिकार छोड़कर उसी दिशा में मुड़ गई। सुइन का मास्टर प्लान कामयाब रहा। उन्होंने उस विशालकाय दैत्य को अपनी चुनी हुई जगह पर खींच लिया। सुइन और जोन्स उस मेघ का अंत करने के लिए अपने अपने ग्लाइडर लेकर घात लगाए बैठे थे। तभी अचानक मेघ सुइन की ओर से तेजी
तेजी से गुजरी, उसे घबराहट में पीछे हटना पड़ा। जोन्स ने तुरंत निशाना साधना चाहा, लेकिन शार्क शिप के इतने नजदीक थी कि वह फायर नहीं कर सका। अगले ही पल शिकारी ने अपना रुख बदला और जोन्स का पीछा करना शुरू कर दिया। मौत को सामने देख जोन्स ने सूझबूझ दिखाई और अपने ग्लाइडर को एक ऐसी संकरी जगह में घुसा दिया जहां उस विशालकाय जीव का पहुंचना नामुमकिन था। जोन्स को लगा कि वह सुरक्षित निकल जाएगा, लेकिन वह मेघ की चालाकी को कम आंक रहा था। वह दैत्य दूसरे छोर पर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसने पूरे जोर के साथ ग्लाइडर को निगलने की कोशिश की। किसी तरह जोन्स उसे चकमा देकर सोइन के निशाने के सामने ले आया। सोइन ने बिना वक्त गंवाए टोरपीडो दाग दिया। वह सीधा शार्क से जाकर टकराया और एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे समंदर का पानी 10 फीट ऊपर तक उछल गया। धमाके की आवाज सुनते ही पास तैनात बचाव दल के हेलीकॉप्टर उस ओर मुड़ गए। इधर वह घायल शार्क अब सोइन के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। सोइन ने चतुराई दिखाई और उसे खींचकर जोनस के निशाने के सामने ले आई, लेकिन ऐन वक्त पर जोन्स का ट्रिगर फेल हो गया। शार्क ने मौका पाकर जोन्स के ग्लाइडर को अपने जबड़ों में दबोच लिया, पर इस बार भी जोनस उसके चंगुल से बच निकला। तभी आसमान में कई हेलीकॉप्टरों का जमावड़ा लग गया। अफरा तफरी में 2 हेलीकॉप्टर आपस में ही टकरा गए। उनमें से एक अनियंत्रित होकर सीधे शिप की ओर गिरने लगा। जान बचाने के लिए शिप पर मौजूद सभी लोग पानी में कूद गए। अगले ही पल वह हेलीकॉप्टर शिप के ऊपर क्रैश हो गया। अपनी बेटी को खतरे में देख सोइन उसे बचाने के लिए ऊपर की ओर भागी, जबकि जोन्स नीचे उस शार्क से अकेले निपटता रहा। सोइन ने अपनी बेटी और बाकी सबको सुरक्षित निकाल तो लिया, लेकिन तभी वह खूंखार शार्क दोबारा उनकी ओर बढ़ती दिखी। सब मदद के लिए चिल्लाने लगे। जोन्स ने कहा कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है। वह अपने क्षतिग्रस्त ग्लाइडर को लेकर शार्क के बिल्कुल करीब गया और उसके नुकीले हिस्से से शार्क का पेट चीर दिया। घायल शार्क ने पूंछ से ग्लाइडर पर जोरदार प्रहार किया, जिससे ग्लाइडर का सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया। शार्क ने जोन्स के ग्लाइडर को अपने जबड़ों में जकड़ लिया। उसके दबाव से ग्लाइडर का शीशा भी टूट गया और अंदर तेजी से पानी भरने लगा। पल के लिए ऐसा लगा मानो वह खूंखार शार्क जोन्स को उसके ग्लाइडर समेत चबा जाएगी, लेकिन जोन्स ने हार नहीं मानी। अपनी जान हथेली पर रखकर वह ऐन वक्त पर ग्लाइडर से बाहर निकला और पूरी ताकत से एक नुकीला हथियार मेगालोडन के आंखों के जरिए मस्तिष्क में घोंप दिया। उस प्राचीन शिकारी ने अपनी आखिरी सांस ली और वह समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए शांत हो गया। जोनस और सोइन ने अब एक साथ आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। लोरी भी दिल से यही चाहती थी कि जोनस अब अकेला न रहे और उसे अपनी जिंदगी की सारी खुशी मिल जाए।